हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स पहले जानकारी देना चाहता हूँ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो दो टर्मोलॉजी पे हमें खास फोकस करना होता है। एक होता है बेटा रेस्ट और दूसरा वर्ड है मोशन। चैप्टर के नाम में ही मोशन आ रहा है, लेकिन एक टर्मोलॉजी है रेस्ट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, रेस्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, पोजीशन होती है बेटा, दो तरीके की पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है बेटा, या तो मोशन में होता है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेस्ट में अगर है तो हमें सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है। बेटा, आप हमेशा सुनते होंगे, हमारे टीचर्स भी बोलते हैं, हमारे गार्जियंस भी बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। बेटा, इसी सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसकी बड़ी डेप्थ मीनिंग है बेटा। देखिए, कभी भी टाइम हमारे, आपके या किसी थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए कभी रुकता नहीं है बेटा। टाइम हमेशा कंटिन्यूम में होता है, टाइम हमेशा मूव करता है। उस टाइम के रेस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं या बैठे हुए हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन होती है बेटा। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है। और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो इसको बोला जाता है बेटा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन अगर हम रेस्ट और मोशन को एक साथ काउंट करना चाहें, एक साथ देखना चाहें, तो यहां पर दोनों का एक रिलेटिव टर्म बनता है। जैसे अगर मैं अपने घर में, अपने रूम में कुर्सी पे, चेयर पे बैठा हुआ हूं बेटा, तो मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं। मेरे घर का कोई भी बंदा आके मुझे देखेगा तो बोलेगा कि भाई बैठा हुआ है बंदा, ठीक है ना। लेकिन एक और ऑब्जेक्ट है, एक एस्ट्रोनॉट है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, वो मुझे देख रहा है बेटा। अगर वो मुझे देखेगा तो मैं उसे मोशन में नजर आऊंगा, क्योंकि मैं अर्थ के सरफेस पे हूं और अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है बेटा, और हमेशा रोटेट करती रहती है। तो एस्ट्रोनॉट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, उसे मैं कैसा दिखाई दूंगा, उसे मैं मोशन में दिखाई दूंगा बेटा। तो रेस्ट और मोशन ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हैं। डिपेंड करता है कि बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है बेटा। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट आता है बेटा कि हम मोशन को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए बेटा, मोशन को क्लासिफाई करने के लिए हम कार्टीजन सिस्टम का हेल्प लेते हैं। मोशन को क्लासिफाई करने के लिए कार्टीजन सिस्टम का हेल्प लेते हैं। कार्टीजन सिस्टम आप सबको मालूम है 3 टाइप का होता है बेटे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में किस तरीके से मूव करता है, कौन कौन से एक्सिस में मूव करता है, इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि मोशन कितने टाइप का होता है बेटा। मोशन बेसिकली आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है बेटा 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा नंबर होता है बेटा 3 डायमेंशनल मोशन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटे 1 डायमेंशनल मोशन का। वाकई में हमें इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें 1 डायमेंशनल मोशन ही पढ़ना है, लेकिन बाकी के बचे हुए 2 टाइप, दैट इज 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल को भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो बेटा 1 डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे, अगर ऑब्जेक्ट एक बार में सिर्फ 1 डायमेंशन में मोशन करता है,
सिंगल टाइम में बेटा क्या करता है, सिर्फ वन डायमेंशन में मोशन करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बेटे डायमेंशन, आपके लेवल पे डायमेंशन 3 टाइप का होता है, या तो एक्स एक्सिस होगा, या तो वाई एक्सिस होगा, या तो जेड एक्सिस होगा। अगर स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्सिस में मूव करे, या तो वाई एक्सिस में मूव करे, और या फिर जेड एक्सिस में मूव करे, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटे वन डायमेंशनल मोशन। एक बार में सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव करना है तो इसे बोला जाएगा बेटे वन डायमेंशनल मोशन। जैसे अगर किसी ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन बेटे आप ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन एक बार में सिर्फ एक ही डायमेंशन में चल सकता है। जैसे अगर मैं इसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लूं, पॉइंटों को मैंने क्या ले लिया बेटा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया, और ये मैंने बना ली ईस्ट डायरेक्शन, ये मेरे लिए वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, और ये साउथ डायरेक्शन हो गई। तो आप इसको खुद करके देख सकते हैं, या तो आप ईस्ट में जाओगे आगे जा रहे हो, या तो आप वेस्ट में जाओगे पीछे जा रहे हो, या तो आप लेफ्ट में दैट इज नॉर्थ, या फिर राइट में साउथ, या तो आप लेफ्ट जाओगे, या तो राइट जाओगे, या तो फॉरवर्ड, या तो बैकवर्ड। फिर किसी बच्चे के मन में ख्याल आ सकता है कि सर अगर मैं ऊपर उछल जाऊं, या मैं नीचे डेप्थ में चला जाऊं, किसी गड्ढे में कूद जाऊं, तब भी आप बेटा अपवर्ड या डाउनवर्ड जो मोशन कर रहे हैं तो एक बार में एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इस तरीके का जो मोशन होता है बेटे, इसे हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक बॉय है रनिंग अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉलिंग। मैंने बोला ना, या तो ऊपर की तरफ जाओ या तो नीचे की तरफ जाओ, ठीक है ना। तो ऊपर या नीचे का मतलब होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ या ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करता है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं बेटे। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन को भी देख लो बेटा। अब अगर ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, ध्यान रखना, एक बार में या तो एक्स वाई दोनों एक्सिस ले, या तो वाई जेड एक्सिस ले, और या फिर जेड एक्स एक्सिस ले, दोनों एक्सिस एक बार में लेना है। यानी कि अगर वो किन्हीं भी दो एक्सिस में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा होगा बेटे, तो उसे बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। और जो टू डायमेंशनल मोशन होता है उसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन। क्या बोला जाता है बेटा? मोशन इन प्लेन। ध्यान से सुनना, सिंगल डायमेंशन, सिंगल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है। टू डायमेंशन या दो एक्सिस एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स एक प्लेन बनाते हैं। प्लेन में आपका दो एक्सिस होगा एक साथ, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन इन प्लेन कर रहा है बेटे, तो इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, आप सब लोग देख भी रहे होंगे, और जब विराट कोहली या रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव छक्का मारते हैं बेटे, तो आपको ग्राउंड में इस तरीके का ग्राफ बनाते हुए दिखाई देता होगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और यहां से बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है, सिक्स मारता है, तो गेंद हवा में जाती है और ग्राउंड में बाउंड्री वॉल के बाहर गिरती है, और एक प्लेयर यहां से जाता है और गेंद को उठा के वापस लाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, गेंद हवा में थी और कुछ दूर जाके बाउंड्री वॉल के बाहर गिरी है, लेकिन जब गेंद को पकड़ने जा रहे हैं तो जमीन पर चल के ही जा रहे हैं, ग्राउंड पे ही जा रहे हैं। दैट मीन्स एक बार में एक्स और वाई एक्सिस, ग्राउंड पे भी डिस्टेंस कवर कर रही है बॉल और हवा में भी जा रही है, तो एक बार में एक्स और वाई दोनों एक्सिस को कवर कर रही है। इस तरीके के मोशन को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं बेटे, या मोशन इन प्लेन बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन। बताया मैंने आपको, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, कोई सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल, ये भी आपका एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका एग्जाम्पल है। किसका बेटा? मोशन इन प्लेन का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में हमें यही पढ़ना है बेटा। उसके बाद आते हैं थर्ड डायमेंशन पे।
थ्री डायमेंशनल मोशन पे अब इसमें ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में मूव करेगा। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में एक साथ मूव करेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मूव करे तो ये हमारा हो जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। एक एरोप्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, एक बटरफ्लाई है, एक तितली है जो हवा में उड़ रही है, कोई मॉथ है, कोई कीट पतंगा है बेटा जो हवा में उड़ रहा है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हवा में रहना होगा। अगर थ्री डायमेंशनल मोशन है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रहना होगा बेटा? हवा में, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि किस वक्त बटरफ्लाई अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। साइमल्टेनियसली एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस में कभी भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, फ्री होता है मूव करने के लिए। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग कंसीडर्ड करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। ध्यान रखिएगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा। इसके पीछे की भी कहानी को समझना है, क्योंकि आपको अक्सर कर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बेटे पॉइंट ऑब्जेक्ट वर्ड देखने को जरूर मिलता है। बच्चों को चीजें ये क्लियर रहनी चाहिए कि हर लिखे हुए सेंटेंस का, हर लिखे हुए मीनिंग का क्या मतलब है बेटा। जैसे मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक स्टोरी सुना देता हूं। एक बार मुझे दिल्ली जाने का मन हुआ, और बेटे जब मैं दिल्ली जा रहा था तो मैंने इलाहाबाद से दिल्ली के लिए एक ट्रेन ली जिसका नाम है प्रयागराज एक्सप्रेस। पूरे इंडिया में बड़ी फेमस ट्रेन है बेटा, और काफी लंबी ट्रेन भी है। अब मैं प्रयागराज एक्सप्रेस पकड़ने के लिए इलाहाबाद जंक्शन पे पहुंचा बेटा। मैं कहाँ पहुंचा? इलाहाबाद जंक्शन पे, और जंक्शन पे हमारी प्रयागराज एक्सप्रेस बेटा खड़ी थी। और मुझे कहाँ जाना है बेटा? दिल्ली जंक्शन जाना है, NDLS। हमें कहाँ पहुंचना है भाई? NDLS। इलाहाबाद से दिल्ली की जो डिस्टेंस है बेटा वो है 634 किलोमीटर। एग्जैक्ट बता रहा हूं, वो डिस्टेंस है 634 किलोमीटर। अब अगर मैं इलाहाबाद जंक्शन पे खड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस की जो लेंथ है वो मेजर करूं तो मेरे हिसाब से गाड़ी की लंबाई होगी 500 मीटर। एज्यूम कर ले रहे हैं गाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? 500 मीटर है। और इस 500 मीटर, आधा किलोमीटर लंबी गाड़ी है, को 634 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके भाई कहां पहुंचना है? NDLS पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 634 किलोमीटर डिस्टेंस के सामने ये 500 मीटर की डिस्टेंस एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। 600-650 किलोमीटर डिस्टेंस के सामने आधा किलोमीटर की, हाफ किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो हमारी गाड़ी है ये हमारे लिए इस डिस्टेंस के मुकाबले क्या हो गया बेटा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं मस्त समझ में आया होगा ये चीज। एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस। देखिए एग्जैक्ट वही बात लिखी हुई है। इट मूव्स इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, अर्थ कैन बी कंसीडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड सन बिकॉज इट कवर्स द मच लार्जर डिस्टेंस दैट इट्स ओन साइज। अब अगर भाई साहब अगर हम बात करें अपने प्लैनेटरी सिस्टम की, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इट्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है। और जब हमारी अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व करती है, ये हमारी मदर अर्थ है भाई, रिवॉल्व कर रही है, तो जो ये डिस्टेंस है, देखिए अर्थ की अगर हम रेडियस की बात करें तो अर्थ का रेडियस है बेटा 6400 किलोमीटर का, और जो सन से अर्थ की डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है बेटा। वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप खुद एज्यूम करिए कि 6500 किलोमीटर के सामने 15 करोड़ किलोमीटर कितनी बड़ी डिस्टेंस है बेटा। तो इस वजह से सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो अर्थ हमें कैसा लगेगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा लगेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जो हमारे चैप्टर में, जो हमारे सिलेबस में कंटेंट है,
उसकी, दैट इज सबसे पहले जो बेसिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये सीखेंगे। लेकिन ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक सीखने से पहले मैं छोटी सी बेसिक जानकारी आपको और देना चाहता हूं। देखिए बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है। एक पार्ट है स्केलर का और दूसरा पार्ट है बेटा वेक्टर का। ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट स्केलर का है और दूसरा पार्ट वेक्टर का। स्केलर जो फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर में सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है बेटा, प्लस में डायरेक्शन भी होती है। तो अभी हमें डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्शन के साथ भी हमें खेलना है बेटा, डायरेक्शन को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जब अब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें स्केलर और वेक्टर दोनों तरीके की फिजिकल क्वांटिटी से हमारा सामना होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में अभी बेसिक मैंने छोटा सा बता दिया है कि वेक्टर उसे बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। और डायरेक्शन की वजह से वेक्टर क्वांटिटीज बेटा पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं और जीरो भी। आंसर आपको तीनों में मिल सकता है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी और जीरो में भी। और स्केलर क्वांटिटीज का जो आंसर आपको मिलेगा बेटा या तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा या तो जीरो मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। तो अब स्टार्ट करूंगा बेटा डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है कि कोई ऑब्जेक्ट जब रास्ते पे चल रहा हो बेटा, किसी रास्ते पे हो, तो उस पाथ को कवर करने में कितनी लेंथ उसने ली है। जो लेंथ ऑफ द पाथ है बेटा, जो रास्ते की लंबाई है, वही हमारे लिए क्या होती है बेटे, डिस्टेंस होती है। ध्यान रखिएगा, एक गिवन टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट जितना लंबा रास्ता तय कर लेता है या जो रास्ता कवर करता है, लेंथ ऑफ द जो पाथ होता है बेटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी बेटा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा। और स्केलर के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि स्केलर या तो पॉजिटिव होते हैं या तो जीरो होते हैं। और अगर इसके यूनिट की बात करूंगा तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट बेटा मीटर होता है, और जो सीजीएस यूनिट होता है बेटा, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। और जो डायमेंशन हम लोग लिखते हैं लेंथ के लिए, डिस्टेंस भाई हमारे लिए क्या है, डिस्टेंस एक तरीके का लेंथ ही तो है। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन बनता है वो सिंपल क्या बनता है बेटा, एल बनता है। इस तरीके से आप डिस्टेंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो लेंथ ऑफ द पाथ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस में छोटे से न्यूमेरिकल की एक बात करते हैं। आइए जरा न्यूमेरिकल को समझा जाए। डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं और करूंगा जब हम डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में पहुंचेंगे तब। बेटा हमसे कह रहा है कि एक स्कूटर है बेटा, अ स्कूटर इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ए बी, कवर्स अ डिस्टेंस 360 मीटर in 24 seconds and returns back from C and covers 240 meter in 18 seconds. Find the total distance travel by the scooter. तो बेटा दो पॉइंट बना लिया जाए, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, पॉइंट ए और बी के बीच में है। कह रहा है स्कूटर मूविंग अलोंग अ लाइन ए बी, तो ये बेटा मेरा हो गया पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। कितने मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, 360 मीटर की। और टाइम हमें कितना दिया है भाई, 24 सेकंड दिया है। टाइम हमारा कितना दिया है, 24 सेकंड दिया है। और कह रहा है एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम सी एंड कवर्स 240 मीटर इन 18 सेकंड। अब रिटर्न बैक कर रहा है, एक पॉइंट सी होगा जहां पे वो लौट के वापस आ रहा है बेटा। थोड़ा सा यहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एंड रिटर्न बैक टू सी होगा, रिटर्न बैक टू सी। तो बी पॉइंट पे जाके वापस लौट रहा है
और वापस लौटते वक्त कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई? मान लेता हूं सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 240 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है दोबारा। तो हमसे कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मैंने बोला बेटा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज में हमें कभी भी डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस लिखूंगा तो टोटल डिस्टेंस जाते वक्त हमारे लिए बेटा क्या है? ए बी, और आते वक्त क्या है? बी सी है। तो ए बी हमारे लिए हो गया 360 मीटर, और आते वक्त बी सी कितना हो गया भाई? 240 मीटर। दोनों को ऐड करूंगा, 360 में 40 ऐड करोगे 400 प्लस 200 बनेगा बेटा 600 मीटर। तो जाते और आते वक्त कितना बंदे ने कवर किया डिस्टेंस भाई? 600 मीटर की डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अभी डिस्टेंस के ही क्वेश्चन है, स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन है। कह रहा अ व्हील कंप्लीट्स 2000 रेवोल्यूशन टू कंप्लीट 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्हील है, सब लोगों ने देखा है भाई, सब लोगों ने व्हील देखा है, सबके साइकिल में व्हील लगी हुई है, बच्चों के साइकिल में। और हमसे कह रहा है जब ये व्हील रोटेट करता है, जब ये व्हील रोटेट करता है तो रोटेशन के दौरान 2000 रेवोल्यूशन ऐसे ही चल रहा होगा, 2000 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर ले रहा है बेटा? 9.5 किलोमीटर की, या बोलूंगा 9.5 इंटू 10⁻³ मीटर। बेटा ध्यान रखिएगा, बच्चे बड़ी गलती करते हैं, कभी भी वो ध्यान नहीं देते कि हमें यूनिट सिस्टम पे अपने फोकस करना है। बेटा यूनिट सिस्टम पे हमेशा फोकस करिए। और 2000 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है बेटा? जब हमारा पहिया एक बार पूरा घूम जाएगा तो इसे बोलेंगे 1 रेवोल्यूशन, और जो आपका 1 रेवोल्यूशन होगा वो इक्वल होगा बेटा 2πr के। क्यों? क्योंकि जितने हमारे व्हील की रेडियस होगी उतना ही सरकमफ्रेंस एक बार में हमारा व्हील, टायर या पहिया कवर कर रहा होगा। तो अगर 2000 रेवोल्यूशन ले रहा है तो मैं मान लेता हूं कि 2000 टाइम्स अगर घूमा है तो 2000 टाइम्स में कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा? 2πr बार कितनी बार घूमा है? 2πr टाइम्स घूमा है जब हमारा 2000 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है बेटा। तो 2000 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस है? 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस है बेटा। और 1 रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2πr के इक्वल कवर कर रहा है। तो 2πr हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 2πr मल्टीप्लाई में 2000 इक्वल हो जाएगा बेटा 9.5 इंटू 10⁻³ मीटर के। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डायमीटर। तो अगर मैं रेडियस निकाल लूं तो मैं आराम से डायमीटर फाइंड आउट कर सकता हूं बेटा। तो या फिर एक काम कर सकते हो कि 2r यहां से कॉमन ले लो, यहां से 2r अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो भी हम 2r किसके इक्वल होता है बेटा? डायमीटर के। तो 2r हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻³ अपॉन में बेटे 2000 मल्टीप्लाई में पाई, और पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22 अपॉन में 7 या फिर 3.14, जो भी वैल्यू रखना चाहो। आपका 2r क्या हो गया भाई? 2r आपका डायमीटर के इक्वल हो गया। ध्यान दो, 2r आपका किसके इक्वल हो गया? डायमीटर के। और ये 2000 में बेटा 30 है, दैट मीन्स 30 ऊपर और 10⁻³ में 30 है, कैंसिल। तो आपका बना 9.5 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में बेटा पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन में 7 जाएगा बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो 9.5 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63, और 63 में बेटा 3 ऐड करोगे तो ये हो गया 66, और अपॉन में 22 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया बेटा? 44। ये हमारे डायमीटर की वैल्यू बन जाएगी। थोड़ा सा फर्दर इसको आप और डिसॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं बेटे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट, और
आपको अक्सर कर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वर्ड देखने को मिलेगा, ये टर्मोलॉजी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज में बेटे हमें डायरेक्शन पे भी फोकस करना होता है, ये बात अपने दिमाग में हमें रखनी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग टर्म करते हैं बेटे, इसे हम लोग डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के नाम से। लेकिन इससे भी आसान टर्मोलॉजी हम लोग देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और वो 2 पॉइंट कौन से होंगे बेटे? इनिशियल और फाइनल। दैट मीन्स कि जब देखिए मैं लेंथ की बात कर रहा था, तो लेंथ में मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर करता है, जो पाथ वो कवर करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जितना टाइम उसको दिया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द पाथ हमारे लिए क्या हो जाता है? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे लिए हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कुछ रास्ते बनाता हूं और इन पे फोकस करिएगा बेटा। जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और यहां तक मेरे ऑब्जेक्ट को जाना है, तो यहां तक जाने के लिए वो कई सारे रास्ते इस्तेमाल कर सकता है बेटा, वो कई सारे रास्ते इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारे लिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर है बेटा, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। लेकिन आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, आप इस चीज को देख पा रहे होंगे कि सारे रास्ते एक जगह से दूसरे जगह पे जा जरूर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन पहुंच एक ही जगह पे रहे हैं। तो जिस जगह से हमारा मोशन स्टार्ट होता है ये हमारे लिए होता है बेटा इनिशियल पॉइंट, और जिस जगह पे मोशन खत्म होता है ये हमारे लिए होता है बेटा फाइनल पॉइंट, ध्यान रखिएगा। और मैंने क्या बोला कि जो लेंथ ऑफ द पाथ होगी वो तो हमारे लिए क्या होगी? डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हमारे लिए क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पाथ नंबर जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3, अगर आपको कहा जाए कि O से A पे जाना है तो आपके लिए बड़े रास्ते कौन से हैं, लॉन्ग पाथ कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जो लंबा रास्ता होगा बेटा, लॉन्ग होगा, बड़ा होगा रास्ता, वो आपके लिए हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम रास्ते नंबर 4 की बात करें तो आप देखो 4 नंबर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है बेटा, O से A पे जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और जो छोटा रास्ता होगा वो स्ट्रेट लाइन का ही होगा, ध्यान रखिएगा। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो सबसे छोटा रास्ता है वो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट एक बेटा क्या ऐसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, दिमाग में रखिएगा। और अगर वेक्टर होगा तो मैंने आपसे बोला है कि या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो 0 होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट में लिखूंगा तो फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस में इनिशियल पॉइंट पोजीशन की। तो अगर हमारा x2 x1 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है। अगर x1 x2 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये निगेटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव। और अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएं बेटे, फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएं, तो इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। और फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएं, इसका क्या मतलब है? जरा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल लेता हूं, एक एथलीट है बेटा जो क्या कर रहा है? R रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे V वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, दौड़ रहा है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट A से उसने स्टार्ट किया है। अब आपको भी मालूम है बेटा कि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके वो रोटेट करते हुए दोबारा कहां पे आ सकता है? पॉइंट A पे आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट
अपनी इनिशियल पोजीशन को दोबारा गेन कर ले तो उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये कॉन्सेप्ट। और नेगेटिव का मामला क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने के लिए बोल दिया, मोशन कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेकिन अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, दैट इज फ्रॉम बी टू ए आएगा, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कैसा काउंट होने लगेगा बेटा, निगेटिव काउंट होने लग जाएगा। और पॉजिटिव वाले में तो सिंपल है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा, तो ये हमारे लिए इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, अगर हमारा x2 बड़ा है x1 से, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है बेटा, पॉजिटिव आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा मैंने बताया ही आपसे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, जीरो हो सकती है बेटा, निगेटिव नहीं होगी, जीरो हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, यूनिट वही होगी, डिस्प्लेसमेंट की भी वही यूनिट होगी, मीटर जो डिस्टेंस की होगी, सीजीएस यूनिट भी हमारी सेंटीमीटर होगी जैसे डिस्प्लेसमेंट की होती है, और डायमेंशन हमारा क्या होता है बेटा, एल होता है। सिर्फ हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किस चीज का फर्क नजर आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें फर्क नजर आ रहा है, या जो भी फर्क नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बेटे, डायरेक्शन की वजह से। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शन पे जरूर फोकस करेंगे। आइए एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं भाई, एक न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कर रहे हैं तो। कह रहा सपोज अ पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम बी टू सी ड्यू नॉर्थ एज शोन इन फिगर। तो बेटा मैं फिगर बना देता हूं आपके लिए, देखिए ये रहा हमारा फिगर, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है बेटे साउथ। और यहां से मैं मान लेता हूं पॉइंटों से बंदे ने जर्नी स्टार्ट की है, ए टू बी जा रहा है बेटा, तो चलो फिर ओ नहीं करते हैं, इसको ए कर लेते हैं। तो ए से बी जा रहा है, और ए से जब बी जा रहा है तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया भाई साहब। और उसके बाद टूवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद बेटा बी से सी जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये देखो सी पॉइंट पे पहुंच गया भाई, नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। और कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 3 किलोमीटर कवर कर लिया। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन, तो यहां पे अगर हमसे डिस्टेंस पूछेगा, ध्यान देना दो चीज पूछ सकता है, अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस तो आप बताओगे, क्योंकि डिस्टेंस में आपने डायरेक्शन नहीं देखनी है भाई। डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर कितना हो गया मेरे बेटे, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे बेटा डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो देखो पॉइंट ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनी हुई है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बेटा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपके लिए होगा AC, और AC हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। और AB की वैल्यू मेरे बेटे है 4, 4 का स्क्वायर 16, BC की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, और 16 और 9 हो गया बेटा अंडर रूट 25, दैट इज 5 किलोमीटर। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि डिस्टेंस एक अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। उम्मीद करता हूं बेटा कि आज ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, रेफरेंस पॉइंट कैसे काम करता है, मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है, और किस तरीके से ये एक दूसरे के रिलेटिव काम करते हैं, सारी बातें आपको समझ आई होंगी। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। जय हिंद।